दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम डेटा नॉर्मलाइजेशन का एक जनरल आइडिया लेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये सब क्या होते हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक जनरल आइडिया लेंगे और उतना ही सीखेंगे जितना हमें जॉइंस को समझने के लिए चाहिए। तो इससे पहले कि हम नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे चले, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में हमने डेटा ग्रुपिंग के बारे में जाना था और जाना था कि डेटा को कैसे समराइज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात की थी और फिर हमने ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में बात की थी। फिर ये सारी चीज़ों को एक सीक्वल क्वेरी में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग सिनेरियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके लिए हमें किस टाइप से अपने क्वेरी को लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आइए अब हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डीनॉर्मलाइज डेटा लेंगे, एक टेबल लेंगे, उसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं और डीनॉर्मलाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम कोई क्वेरी नहीं लिखने वाले हैं या फिर डेटाबेस में बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाले हैं। आज खाली हम एक्सेल में डेटा देखेंगे और डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये एक्सेल शीट है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टेबल है जो कि सेल्स ट्रांजैक्शन टेबल है। अब इस टेबल में मान लीजिए जब भी मेरे पास जब भी कोई सेल्स होती है, ठीक है, तो मैं इसी टेबल में अपना सारा डेटा सेव करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक कॉलम डेट का है, एक सेल नंबर का है, कुछ मेरे पास स्टोर के यहाँ पे डिटेल्स भर रहा हूँ मैं, कुछ मैं कस्टमर की डिटेल्स डाल रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट का डिटेल्स डाल रहा हूँ और फिर पेमेंट टाइप, सेल क्वांटिटी क्या थी, सेल अमाउंट क्या था, ये हम डाल रहे हैं। राइट, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं सितंबर में देखता हूँ ये पर्टिकुलर सेल नंबर में इस कस्टमर ने मेरे पास 3 बार सेल ली, मेरे से इस कस्टमर को 3 बार मैंने सेल्स किया। तो अब अगर आप यहाँ डेटा देखें तो ये डेटा मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए हर लाइन में ये डेटा रिपीट हो रहा है और ये जो 6 कॉलम्स है कस्टमर की, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्या, जितने बार मैं ये कस्टमर मेरे से सामान खरीद रहा है, जितने बार इस कस्टमर को मैं सेल कर रहा हूँ, उतने बार ये रोज़ मेरी रिपीट हो रही है। राइट, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे प्रॉब्लम आ रही है डेटा का डुप्लीकेशन हो जा रहा है। राइट, उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखें स्टोर नंबर जो है, राइट, ये सेम है, स्टोर का नाम सेम है, इसका मैनेजर सेम है, इसकी सिटी सेम है। राइट, तो यहाँ पे जो अगेन डेटा डुप्लीकेशन हो जा रहा है। राइट, अब इसमें पॉसिबिलिटी देखिए क्या होती है। आज मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, ठीक है, आपने अपना ईमेल आईडी दिया जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर उसने आपसे आपका फ़ोन नंबर ये सब पूछा, तो आपने ये सारी डिटेल्स दे दी। ठीक है, कल फिर आप किसी के साथ गए दुकान पे, आपने ईमेल आईडी तो अपना दे दिया और डिटेल्स उनकी दे दी। तो आप प्रॉब्लम क्या हुई, इस ईमेल आईडी के केस में मेरे पास 2 तरह के डेटा होगा, एक जो यहाँ पे है, एक जो यहाँ पे है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, कल को अगर मान लीजिए इस कस्टमर आईडी के केस में मुझे कुछ, इस ईमेल आईडी के केस में कुछ डेटा को अपडेट करना है, तो पहले तो मुझे इस चारों रो को अपडेट करना पड़ेगा। राइट, और अगर इसमें समहाउ मैं इस रो को अपडेट करना भूल जाता हूँ कि क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर अलग है या फिर नाम अलग है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर मेरे पास अलग अलग टाइप के डेटा हो गए और भी डेटा की इशू हो गई। प्लस 4 बार अपडेट करना है तो मुझे याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे अपडेट करना है। राइट, और इसमें से अगर मैं कुछ भी मिस कर गया तो फिर डेटा की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर में एक डीनॉर्मलाइज डेटा में प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो डेटा डुप्लीकेशन होता है, दूसरा अपडेट करने में प्रॉब्लम होती है डेटा को, क्योंकि हमें मल्टीपल प्लेसेस पे डेटा अपडेट करना पड़ रहा है। राइट, उसके अलावा मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन आपका गलती से यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया था, अब आपको इस ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है। राइट, तो प्रॉब्लम क्या होगी, इस कस्टमर का रिकॉर्ड आपके पास से चला जाएगा। हालांकि ये कस्टमर हो सकता है आपके पास आए होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कारण से आपका ये कस्टमर का अमाउंट गलत था या कुछ भी गलत था, उसके लिए आपने ये रिकॉर्ड गलती से डिलीट कर दिया, या फिर गलत भी नहीं था, आपने गलती से मान लीजिए इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो इस आपकी सेल्स के फिगर्स तो चल गए, साथ साथ इस कस्टमर की डिटेल्स भी आपके पास से चली गई कि इसका फ़ोन नंबर क्या था, ये क्या था। राइट, और अब मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका सिस्टम बर्थ डेट्स पे ऑटोमेटिकली ईमेल ट्रिगर करता है इनके ईमेल आईडी पे या इनके फ़ोन नंबर पे, तो क्या होगा, आपके पास एक कस्टमर सेम ईमेल आईडी या सेम नंबर पे एक कस्टमर है जहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों को चला जाएगा, जबकि बर्थडे तो किसी एक ही का होगा इस नंबर के केस में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है डीनॉर्मलाइज डेटा में। अब
इसको हम देखते हैं कि नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है। तो नॉर्मलाइज के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस डेटा को अलग अलग टेबल्स में हमने सेपरेट कर दिया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। खाली हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने खाली क्या किया, अपने डेटा को अलग अलग कॉलम्स में कॉपी कर दिया। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, ये मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, और ये जो है ये मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। तो ये डेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली डेटा को अलग अलग जगह पे कॉपी कर दिया, अलग अलग टेबल्स में कॉपी कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्टोर मास्टर बना दिया जिसमें मैंने सारे स्टोर का डेटा डाल दिया, वैसे ही कस्टमर बना लिया, वैसे ही प्रोडक्ट बना लिया, और यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन में सिर्फ ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा डाल दिया। अब आप देखिए अभी भी प्रॉब्लम तो सेम ही है, मेरा डेटा हर लाइन में रिपीट हो रहा है। तो अब क्योंकि मैंने इसको एक सेपरेट टेबल में डाल दिया, मुझे हर लाइन में रिपीट करने की दरकार नहीं है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब इस स्टोर के लिए एक ही लाइन रहेगी। इससे देखिए आप फायदा क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, जहाँ पे पहले मेरा ये CT2 आ गया था गलती से, राइट, वो अब प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो उठ रहा है और इसमें हमेशा करेक्ट सिटी आएगा, क्योंकि ये हर बार यूज़र मैनुअली नहीं डाल रहा है। ये जब भी आपका नया लोकेशन डिफाइन होगा उस समय ये वन टाइम डिफाइन करना पड़ेगा यूज़र को, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये सारी रो हम हटा देंगे जो कि डुप्लीकेट है, ये हम हटा देंगे, राइट। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस कस्टमर ID ईमेल ID के अगेंस्ट में एक ही रिकॉर्ड है जो कि करेक्ट रिकॉर्ड होगा उस कस्टमर का, राइट। अब मुझे अगर कुछ अपडेट करना है तो मैं खाली इस ID के अगेंस्ट में एक बार यहाँ अपडेट कर दूंगा, फ़ोन नंबर, नाम, जेंडर कुछ भी अपडेट करना है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, मुझे मल्टीपल प्लेसेस पे अपडेट नहीं करना पड़ रहा है। सिमिलरली एक प्रोडक्ट का मैंने टेबल बना दिया और ये सेल्स का हमने यहाँ डेटा बना दिया। अब आप सोचेंगे कि चलिए मैंने अलग अलग टेबल तो बना दिए, ठीक है, इससे मेरा प्रॉब्लम्स क्या रिजॉल्व हो गए, इससे मेरे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए कि मुझे डेटा डुप्लीकेशन नहीं हुआ, मेरा जो डेटा सेविंग का जो स्पेस है वो कम हो गई, क्योंकि मुझे बार बार सेम रिकॉर्ड को रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। तीसरी बात हो गई कि मुझे अब अपडेट करना है तो एक मास्टर टेबल में अपडेट करना है, हर जगह जा के बार बार अपडेट नहीं करना है, तो वहाँ पे मेरा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गया, राइट। बट अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो अलग अलग टेबल बना दिए, तो इस सेल्स ट्रांजैक्शन में कौन सा कस्टमर था या कौन सा प्रोडक्ट था या किस स्टोर का ये सेल्स है, ये कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि यहाँ तो कुछ लिंक नहीं दिख रहा है हमें इन टेबल के बीच में। तो ये लिंक स्टैब्लिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। तो ये लिंक स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं हम दो टेबल्स के बीच में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई ये टेबल का ये रो इस टेबल के इस रो के साथ लिंक्ड है। ध्यान दीजिएगा हम रो लेवल पे चेकिंग लगा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं, अपने नॉर्मलाइज शीट के अंदर हम चलते हैं। तो अब इसको करने के लिए, क्योंकि मुझे रो लेवल पे वो चेकिंग लगाना है कि ये रो इस रो से लिंक्ड है, मुझे हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमने डेटाबेस में किया था कि हर डेटाबेस के अंदर एक टेबल होता है, हर टेबल के अंदर एक कॉलम होता है और वो कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए, उसी तरीके से हर टेबल के लिए, राइट, हर टेबल के लिए उसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए जो उस टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, राइट। तो डेटाबेस था, डेटाबेस के अंदर एक यूनिक टेबल का नाम था, टेबल के नाम के अंदर एक यूनिक कॉलम, हर कॉलम का एक यूनिक नाम था। अब उस टेबल के हर एक रो को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो ये जरूरी है कि उस रो का भी एक यूनिक नाम हो, उसी यूनिक नाम को हम प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। उस टेबल के वो जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई जो कॉलम करता है, उस कॉलम को हम प्राइमरी की बोलते हैं। अब क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो ये वैल्यू मेरी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, मतलब मेरा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट मास्टर में यहाँ भी P1 हो और यहाँ भी P1 हो। अगर ऐसा केस है इसका मतलब ये प्राइमरी की नहीं है इस टेबल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है मतलब वो यूनिक होना चाहिए, हर रो के लिए उसकी एक अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमने हर टेबल में डिफाइन कर दिया, इसके माध्यम से हम हर रो को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन में आके हमने खाली कस्टमर नाम डालने की जगह इस कस्टमर मास्टर के उस रो का नंबर डाल दिया, ठीक है, उस रो का नंबर डाल दिया। तो अब मुझे तो पता चल गया, क्योंकि ये रो टू रो लिंक हो जाएगा, तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये सारे डिटेल्स मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ये डिटेल्स कैसे उठाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, जहाँ पे हम जॉइन सीखेंगे।
अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये लिंक एक स्टैब्लिश हो गया, जहां पे मुझे पता चल पा रहा है कि इस कस्टमर के लिए ये सेल्स है, ये सारी सेल्स है, राइट, ये सेल्स है इस कस्टमर के लिए, ये मैं पता कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मेन टेबल है, मास्टर टेबल, जहां पे ये मैंने प्राइमरी की डिफाइन की, इसी टेबल को जब मैं दूसरे टेबल में रेफरेंस करता हूँ तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, इस टेबल की ये प्राइमरी की है, मतलब इस टेबल में ये यूनिक होगी, बट इस टेबल को ये रेफर कर रही है खाली, तो इस टेबल में ये डुप्लीकेट हो सकती है। देख रहे हैं आप, मल्टीपल लाइंस बन रही है, बट जिस टेबल में वो की प्राइमरी है उस टेबल में वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। फॉरेन की एक्चुअली क्या होती है, कोई दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है और उस टेबल से हम इस टेबल को लिंक करते हैं इस की के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, अब जब मैंने ये की डिफाइन कर दी तो मेरा सेल्स ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ इस की के ऊपर मैच हो जाएगा और इसके बेसिस पे मैं ये सारे रिकॉर्ड्स उठा के यहाँ बगल में रख पाऊंगा। उसी तरीके से मेरा प्रोडक्ट की जो है वो इस टेबल के साथ मैच हो जाएगा और स्टोर की जो है वो यहाँ से मैच हो गया, राइट। तो इसकी मदद से मुझे जो जो डेटा चाहिए वो सारे डेटा यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे इन डी नॉर्मलाइज फॉर्म जब मैं अपनी क्वेरी को चलाऊंगा, राइट। तो इस प्रकार से हम एक डी नॉर्मलाइज डेटा को, एक डी नॉर्मलाइज डेटा जो है, जो कि इस फॉर्मेट में था, उसको हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, जहां हम अलग अलग टेबल्स बनाएंगे। हर टेबल के लिए एक प्राइमरी की डिफाइन होगी, जहां पे वो प्राइमरी की का काम क्या है कि उस टेबल के हर एक रो को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। अब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है तो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। उसके बाद जो मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें उस मास्टर के सारे फील्ड्स को इंक्लूड करने की जगह हम खाली उस आईडी को इंक्लूड कर देंगे और उस आईडी के बेसिस पे हम बाद में ज्वाइन करके वो डेटा सारा उठा सकते हैं। ज्वाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो वहां पे आपको ज्वाइंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस था, जिस प्रोसेस से हम एक डी नॉर्मलाइज डेटा को एक नॉर्मलाइज डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हमने देखे कि मुझे अपडेट अगर करना है तो एक ही जगह अपडेट करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है मास्टर का तो वो यहाँ ऐड कर दिया मैंने और फिर यहाँ पे रेफरेंसिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद मेरा डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं रहा। मेरे पहले यहाँ पे जो मैं अभी एक कॉलम ले रहा हूँ, पहले यहाँ पे मुझे 6 कॉलम्स लेने पड़ते थे, अब वो 6 कॉलम रिड्यूस होके 1 कॉलम आ गए, तो मेरा जो स्टोरेज का स्पेस है वो भी कम लगेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो अब आइए क्विकली ये सेम चीज़ को हम डेटाबेस में भी देख लेते हैं कि डेटाबेस में एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था ट्रांजैक्शन टेबल, वो देखिए यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन टेबल आ गया मेरा और फैक्ट ऑनलाइन सेल्स, जिसमें मेरा प्रोडक्ट की, स्टोर की, कस्टमर की, ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सबके बगल में एफ के लिखा हुआ है। एफ के मतलब क्या, फॉरेन की है, राइट। मतलब ये सबके डायमेंशन टेबल्स बने हुए होंगे, वहाँ पे उनकी प्राइमरी की डिफाइंड होगी और वो प्राइमरी की यहाँ पे रेफर हो रही है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं डिम कस्टमर। जो मैंने कस्टमर मास्टर बोला, यहाँ पे उसका नाम डिम कस्टमर है। डिम मतलब डायमेंशन, तो कस्टमर का डायमेंशन है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी की डिफाइंड है कस्टमर की, जो कि इस टेबल के हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करके आपको दिखाऊं तो ये हमेशा डेटा यूनिक आएगा। तो ये देखिए हर रो में ये यूनिक नंबर है, राइट, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है इंटीजर पे। अभी जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर ही हो, ये कोई भी एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कॉलम्स हो सकता है यहाँ पे मिला के। ये डिपेंड करता है कि क्या फील्ड उस डायमेंशन के लिए यूनिक है। अगर ऐसा कोई भी फील्ड आपको नहीं मिलता है जो कि यूनिक होगा, देन हम इस टाइप से एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप स्टोर देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, तो सब में एक प्राइमरी की डिफाइंड है और यही की वहां पे जाके रेफरेंस हो रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।